बीए थर्ड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एशिया जागरण का प्रभाव। एशिया जागरण का प्रभाव। तो देखिए, हम पहले ये देखेंगे, कुछ जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो तो ये जानते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट जियोग्राफी का नहीं है, इसीलिए मैं अपने साथ में मैप लेकर आई हूँ। तो हम पहले देखेंगे कि एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, क्योंकि हमें एशिया जागरण करना है कि एशिया कब जागृत हुआ, नव जागरण एशिया में कब हुआ। तो देखिए, हम देखेंगे कि एशिया के मुख्यतः 4 भाग हैं। एशिया के मुख्यतः 4 भाग हैं। देखिए, जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आता है। देखिए, मैं ये मैप लेके आई हूँ, इसमें मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये एशिया है। देखिए, ये एशिया है, ये एशिया यहाँ पे है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण की, तो देखिए ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत, यहाँ पे देखिए भारत, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये दक्षिण एशिया में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया में। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। देखिए, अब मैं क्या बता रही हूँ, दक्षिणी, ये तो दक्षिण है और ये क्या है, पूर्व है ना। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में देखिए ये रहा बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारे के सारे जो हैं ये दक्षिण और पूर्वी एशिया में देश आते हैं। तो ये मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, हिंद, चीन, इंडोनेशिया, ये सारे कहाँ आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में। अब आता है पूर्वी एशिया, जो मुख्य पूर्वी एशिया, ये यदि ऐसे करते हैं तो ये पूरब है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा है ना जापान, ये देखिए ये है जापान, ये है जापान, ठीक है। और ये है चाइना, यहाँ पे क्या है, ये देखो चाइना, ये क्या है, चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना, जापान। फिर आता है पश्चिमी एशिया। फिर क्या आता है, पश्चिमी एशिया। अब पश्चिमी एशिया में है अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, ये सारे के सारे जो राष्ट्र हैं, लेबनान, इजराइल, ये देखिए यहाँ पे है पश्चिमी एशिया, है ना। तो पश्चिमी एशिया में ये देखिए अफ़गानिस्तान, लेबनान, ईरान, इराक, जॉर्डन, यहाँ पे मिस्र, इधर के साइड में मिस्र भी पड़ता है, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान। मैं कुल मिला के इस एरिए की बात कर रही हूँ, मैं कुल मिला के इस एरिए की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे स्वतंत्रता कैसे मिली। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँगी कि ये एशिया है, यहाँ पे हम एशिया, यदि किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि ये यहाँ देखिए, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार से विश्व में बड़े बड़े महाद्वीप हैं और एशिया भी एक महाद्वीप है, एशिया भी एक महाद्वीप है। और एशिया जो है उस पे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था,
उपनिवेशवाद का शिकार था। एशिया अपना अधिकार जमा रखा था। तो ये कौन कौन सी कंट्री थी, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। यहाँ पे देखिए ये जो देश है जर्मनी, देखिए यूरोप के देश हैं, यहाँ पे यूरोप के देश हैं, जैसे ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे छोटा सा पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसमें जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ठीक है, ये सारे जो देश थे। यहाँ पे जापान है लेकिन इसने भी इस पर हुकूमत जमाई हुई थी, अधिकार जमाया हुआ था। तो अब देखिए ये बहुत ही छोटा सा, यहाँ बहुत ही छोटा सा देश इटली, जर्मनी, जापान, छोटा सा कॉन्टिनेंटल यूरोप ने इतने बड़े एशिया को अपने वश में, अपने अधिकार में कर रखा था। ठीक है, यहाँ पे अब हमने देखा कि छोटे से यूरोप महाद्वीप के देशों ने बहुत बड़े एशिया, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसको अपने अधिकार में लिए हुए था। तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी तक यूरोपियन प्रभुत्व था। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जो हमने देखा इतनी से एरिया में जर्मनी, इटली, फ्रांस, है ना, और इधर जापान हमने देखा था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जापान। और इन देशों ने एशिया के अधिकतर देशों पे अपना अधिकार जमाए हुए था। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद में 20वीं शताब्दी में एशिया में स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की एक नई चेतना की लहर आई और पामर और परकिंस ने इस नई चेतना की लहर को रिवॉल्ट ऑफ एशिया कहा। इस नई चेतना की लहर को रिवॉल्ट ऑफ एशिया कहा। यहाँ पे देखिए अब एशिया में क्या हुआ कि स्वतंत्रता के लिए अनेक संग्राम होने लगे। और हुआ क्या था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन सब विश्व युद्धों के कारण से जो उपनिवेशवादी शक्तियाँ थीं वह कमज़ोर भी होती चली गई थी। और 1939 से 1945 तक के मध्य जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र स्वतंत्रता की मांग करने लग गए। और इधर यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, वह उपनिवेशवादी शक्तियाँ थी, वह टूट के बिखर गई थी। हालांकि युद्ध जीत गई थी, लेकिन फिर भी उनमें इतनी आर्थिक शक्ति और इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वह इन राष्ट्रों को अब और अधिक उपनिवेश बनाए रखती। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि यहाँ पे जो एशिया में स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक नई लहर चली और उस लहर को पामर व परकिंस ने रिवॉल्ट ऑफ एशिया कहा। यहाँ पे देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके 2 वर्षों बाद में 1947 में प्रथम एशियाई सम्मेलन हुआ। प्रथम एशियाई सम्मेलन के सही 2 वर्ष बाद में अर्थात 1949 में द्वितीय एशियाई सम्मेलन भी हुआ। अर्थात एशिया के देशों को कैसे स्वतंत्रता मिले, कैसे वह अपनी आर्थिक विकास करे, कैसे वो राजनीतिक विकास करे, कैसे विदेशी उपनिवेशवादी शक्तियों से वह हट पाए, कैसे स्वतंत्र हो पाए, कैसे स्वाधीनता मिल पाए, इसके लिए 1947 में प्रथम एशियाई सम्मेलन और 1949 में द्वितीय एशियाई सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम एशियाई सम्मेलन हुआ, उसमें अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा, कहते एशिया अपने पुनः स्वरूप को पहचान रहा है, एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है। अब होगा क्या, अब एशिया भी अन्य महाद्वीपों के तरह अपना एक उचित स्थान रख पाएगा, अपना
अपना एक उचित स्थान ग्रहण कर पाएगा। तो नेहरू जी ने भी कहा, कहते अब अन्य महाद्वीपों के जैसे एशिया भी अपना पुनः स्थान ग्रहण कर लेगा, क्योंकि तुम तो जानते हो भारत तो एक सोने की चिड़िया कहलाती थी। यहाँ पे डच आए, पुर्तगाली आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए यानी कि ब्रिटिश आए। तो इस प्रकार से क्या है, एशिया महाद्वीप पर बहुत सारे राज्यों ने अपना आक्रमण किया और इस पे अपना अधिकार किया। तो यहाँ इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम एशियाई सम्मेलन 1947 में कहा, अब एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है। अब एशिया भी अन्य महाद्वीपों के जैसे अपना उचित स्थान ग्रहण कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि एशिया कहाँ है, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। हमने देखा कि कैसे कैसे जो यूरोप के राष्ट्र हैं या उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी जो राज्य हैं, उन्होंने एशिया के राज्य पर अपना अधिकार किया। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे प्रथम और द्वितीय एशियाई सम्मेलन हुए, जिसमें एशिया के विकास की बातें की गई थी। और अब हम देखेंगे कि जो एशिया है उसका नया जागरण हुआ। जागरण तो पहले से जागृत था, लेकिन नव जागरण हुआ। तो नव जागरण में कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिन्होंने एशिया को जागरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें देखिए सबसे पहला तत्व आता है 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। देखिए यहाँ पे ये छोटा सा जापान है, यहाँ पे छोटा सा जापान ने, ये देखिए मेरी फिंगर के जस्ट ऊपर छोटे से जापान ने यहाँ पे इतने बड़े रूस को क्या किया था, पराजित कर दिया था। छोटे से जापान ने रूस को क्या किया, पराजित कर दिया, इतने बड़े रूस को पराजित कर दिया। 1904 और 5 की ये घटना है। तो जब यहाँ पे पता लगा कि छोटा सा राज्य इतने बड़े राष्ट्र को समाप्त कर सकता है या युद्ध में पराजित कर सकता है, तो एशिया के राष्ट्र में भी ऐसी ताकत है कि वह यूरोप के अधिकार को ख़त्म करके अपनी स्वतंत्रता वापस ले सके। तो यहाँ पे जापान, ये बहुत ही प्रभावशाली घटना है कि 1904 और 1905 में जापान द्वारा क्या हुआ था, रूस को पराजित कर दिया गया था। फिर जापान ने ये नारा भी दिया था, एशिया फॉर एशियंस, यानी जो एशिया है वो एशिया के राष्ट्रों के लिए ही है, यहाँ पे यूरोप के राष्ट्रों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। इस घटना से एक नई जागृति पैदा हुई एशिया के राष्ट्र में, और वह उनके मन में एक छोटी सी लहर उठी कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके बाद अनेक ऐसे तत्व हैं जो एशिया को स्वतंत्र करने में सहायक हुए, जैसे विश्व युद्धों का प्रभाव। विश्व में युद्ध हुए, और युद्ध किसके लिए हुए, अपने राष्ट्र को विजयी करने के लिए। अपनापन आया, अपनापन अर्थात जर्मनी, जापान, इटली जो है वह एक तरफ थे, और यहाँ पे ब्रिटेन, अमेरिका आदि, फ्रांस और ये सब USSR सब एक तरफ थे। तो यहाँ पे क्या था, सब अपने राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। ये राष्ट्र अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, ये राष्ट्र अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ एशियाई राष्ट्रों ने देखा कि अरे सब राष्ट्र अपनेपन से लड़ाई कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो दूसरे राष्ट्र घुसे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं। इसीलिए विश्व युद्धों का प्रभाव ऐसा आया कि एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की लहर और अधिक प्रबल होती चली गई। और उसके बाद में है उपनिवेशवादी शक्तियों की निर्बलता। उपनिवेशवादी शक्तियों की निर्बलता, मैंने अभी तुम्हें बताया कि उपनिवेशवादी शक्तियाँ जो हैं, यहाँ पे हमने देखा जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान आदि युद्ध में
जर्मनी, इटली, जापान ये लोग तो पराजित ही हो गए थे और ब्रिटेन और फ्रांस तो इतने अधिक डगमगा गए थे कि वह अपनी आर्थिक स्थिति तक को भी नहीं संभाल पा रहे थे, उनसे अपने देश का बोझ भी नहीं उठाया जा रहा था। इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो उपनिवेशवादी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान आदि शक्तियाँ जो है वह बहुत अधिक दुर्बल हो गई थी और इनमें निर्बलता आ गई थी। ये अपने एशिया के राष्ट्रों को संभालने में और अधिकार जमाने में और अधिक बलशाली नहीं रह गई थी। तो इसके बाद आता है कि जो पश्चिमी सभ्यता है और पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का प्रभाव, देखिए राजनीति में पश्चिम में क्या था, पश्चिमी राष्ट्रों में राजनीति में दक्षता और निपुणता थी। पश्चिमी राष्ट्रों में राजनीति की जो दक्षता और निपुणता थी, इसका ज्ञान शिक्षा द्वारा एशिया के लोगों को हुआ। धीरे धीरे एशिया के जो नेता हैं वह बाहर जाके पढ़ाई करी, शिक्षा प्राप्त करी, तो वहाँ की सभ्यता को देखा और देखा कि पश्चिमी राष्ट्रों की जो राजनीति की दक्षता है, निपुणता है, वो बहुत अधिक है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार से क्या हुआ, वहाँ पे भी एक लहर जगी कि हमें हमारी राजनीति हमारे हाथ में दी जानी चाहिए, हमारा शासन, हमारी राजनीति हम हमारे तरीके से करेंगे, तुम्हारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हमें मंजूर नहीं है। इसलिए राष्ट्रवाद की चेतना जगी, स्वतंत्रता के लिए संग्राम होने लगे और यहाँ पे फिर हमने देखा उपनिवेशी रास्ता से मुक्ति के लिए यूएनओ ने भी विशिष्ट योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसकी जो एक विशिष्ट व्यवस्था है, चार्टर, यूएनओ के चार्टर या यूएनओ के संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है ट्रस्टीशिप व्यवस्था। तो ट्रस्टीशिप व्यवस्था जो है उसके तहत क्या होते हैं, विश्व में जहाँ कहीं भी उपनिवेशी राष्ट्र है उसकी रक्षा की जाती है, उसको स्वतंत्र करवाया जाता है। तो एशिया के राष्ट्र को स्वतंत्र होने में यूएनओ का भी विशिष्ट योगदान है और यूएनओ के भी ट्रस्टीशिप व्यवस्था के कारण से, यूएनओ की जो ट्रस्टीशिप व्यवस्था है, उन्होंने अपना कार्य इतना सुचारू रूप से किया है कि विश्व में कहीं पे भी अभी कोई भी राष्ट्र जो है परतंत्र नहीं है। सब के सब लास्ट जो पलाऊ स्वतंत्र होने के बाद में सारे के सारे राष्ट्र स्वतंत्र है विश्व में वर्तमान में। तो देखिए विदेश नीति, यहाँ पे बदली राजनीति का प्रभाव। देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, दो महान शक्तियाँ थी। देखिए ये जो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान है, ये तो बिखर गई थी, लेकिन दो महाशक्तियाँ, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो दो महाशक्तियाँ थी, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो महाशक्तियाँ थी और विश्व में राजनीति कुछ चेंज हो गई थी, विश्व दो महाशक्तियों के रूप में बदल गया था। तो यहाँ पे दो गुट बन गए थे, एक साम्यवादी गुट जो यूएसएसआर का था और एक पूंजीवादी गुट जो कि अमेरिका का था। तो दो जो गुट बन गए थे विश्व में, उसका भी प्रभाव पड़ा। एशिया के राष्ट्र ने इन दोनों गुटों से निरपेक्ष या अलग रहने की नीति अपनाई, इसे गुट निरपेक्ष नीति कहा गया। और यहाँ पे विदेश नीति में उन्होंने गुट निरपेक्षता का समावेश भी किया। और एक एशिया में जो है नव जागरण का तत्व जो आया कि विज्ञान और तकनीक इतनी अधिक प्रभावी हो गई थी कि इसने पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया था। तो आज हमने देखा कि विश्व में एशिया कहाँ स्थित है, एशिया में कौन कौन सी कंट्री स्थित है और 19वीं शताब्दी में कौन कौन से देशों ने, कौन कौन सी कंट्री ने एशिया के राष्ट्रों पे अपना अधिकार जमाया हुआ था और कौन सी 20वीं शताब्दी में हुआ क्या, एक चेतना की लहर जगी, स्वतंत्रता के लिए लहर जगी। और इस स्वतंत्रता की लहर में हुआ क्या, पामर और परकिंस ने कहा कि ये जो एशिया में चेतना की लहर है ये रिवोल्ट ऑफ एशिया है।
रिवोल्ट ऑफ एशिया है। इस प्रकार से देखो एशिया में प्रथम सम्मेलन एशियाई सम्मेलन हुआ, द्वितीय एशियाई सम्मेलन हुआ और जो अपने नेहरू जी हैं उन्होंने कहा भी अब पुनः से एशिया भी दूसरे महाद्वीपों के जैसे अपना स्थान रखेगा और यहाँ पे पुनः अपने स्वरूप को पहचानेगा। यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो एशिया है वह कैसे उसमें ये लहर जगी, कारण क्या था, जिसमें हमने पहला कारण 1904 और 5 का जापान द्वारा रूस को पराजित करना, फिर उसके बाद में विभिन्न कार्य देखे थे, विभिन्न कारण हमने देख लिए। तो यहाँ हमारा एशिया का जो संग्राम, एशिया के जागरण के कारण आज हमने पढ़े हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि एशिया के जागरण के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा।